इस वीडियो में हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 वैश्वीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था को देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैंने इस पूरे चैप्टर को कवर करा रखा है और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर में पीवाईक्यू जो क्वेश्चन है उसको भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। जब आप वीडियो को कवर कर लोगे तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी बचेगी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो वैश्वीकरण की बात करके वैश्वीकरण क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का परस्पर जुड़ना, यह कहलाता है वैश्वीकरण। ठीक है, जब बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ने लगती है तो इसी को कहते हैं हम वैश्वीकरण। अब ये जो परस्पर जुड़ना, ये किस प्रकार से जुड़ते हैं, तो व्यापार के माध्यम से। ठीक है, जब दो देश व्यापार करते हैं तो उनकी अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ जाती है। इसके साथ साथ जब लोगों का आवागमन होता है पर्यटक के रूप में, ठीक है, जो पर्यटक के रूप में लोगों का आवागमन होता है, इससे अर्थव्यवस्था जुड़ती है। प्रौद्योगिकी के लेन देन, इससे अर्थव्यवस्था जुड़ती है। तो इस तरीके से जब अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ती है तो ये कहलाती है वैश्वीकरण। देखिए, जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है अंतर्देशीय उत्पादन। अंतर्देशीय उत्पादन का मतलब ये है कि अलग अलग देशों में उत्पादन से है। ठीक है, ये किस प्रकार से जो कंपनीज होती हैं अलग अलग देशों में अपना उत्पादन प्रक्रिया चलाती हैं या उत्पादन करती हैं। ठीक है, तो देखिए इसको 20वीं शताब्दी तक उत्पादन जो होता था मुख्यतः देश की सीमाओं के अंदर ही होता था। एक देश की जो सीमा होती थी उसके अंदर ही होता था। ठीक है, लगभग जो सारा उत्पादन होता था। ठीक है, और बहुत ही कम वस्तु होती थी, जैसे कच्चा माल, खाद्य पदार्थ इत्यादि का दूसरे देशों से व्यापार होता था। ठीक है, अधिकतर जो सामान है वो देश के अंदर ही बनता था और उसका उपभोग किया जाता था और बहुत ही कम मात्रा में क्या है ये व्यापार किया जाता था। ठीक है, अब टाइम बीता। ठीक है, तो टाइम बीतने के साथ क्या होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अस्तित्व में आती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी की डेफिनेशन याद रखना, जो एक से अधिक देशों में अपना उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। ऐसी कंपनियां जिनकी शाखाएं एक से अधिक देशों में फैली होती हैं, जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। ठीक है, तो जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदय होता है तो इस वैश्वीकरण में तीव्रता देखने को मिलती है। ठीक है, बहुत तेजी से चीजें फैलती हैं, जो वैश्वीकरण बहुत तेजी से फैलती है बहुराष्ट्रीय कंपनी के अस्तित्व के बाद। देखिए किस प्रकार से ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि जो क्या होता है, इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अंतर्देशीय व्यापार को बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, अलग अलग देशों के अंदर जो व्यापार हो रहा है, एक देश से दूसरे देश का जो व्यापार हो रहा है उसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों का योगदान है। और जो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं इन्होंने क्या किया, पूरे विश्व में न सिर्फ ये वस्तुओं का व्यापार करते हैं बल्कि वस्तु और सेवा का उत्पादन भी करते हैं। और इसके अलावा बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में अपना कार्यालय स्थापित करती हैं जहां उन्हें सारे संसाधन उपलब्ध होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है और बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ पे अपना कार्यालय स्थापित करती हैं। तो देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन किन जगह पे अपना कार्यालय स्थापित करती हैं, तो सीधी सीधी बात है कि उनको जहाँ पे उनको सारे संसाधन उपलब्ध होंगे वहां पे ये अपने कार्यालय स्थापित करते हैं। अब कौन कौन से वो संसाधन है, तो इसमें है पहला है सस्ता श्रम। ठीक है, कि कम से कम क्या है, उनको कम कॉस्ट के अंदर वो श्रम है या फिर जो मजदूर है वो उनको मिल सके। इसके अलावा जो सस्ता के साथ साथ कुशल भी होना चाहिए, जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो उनको मिल सके, उनको कच्चा माल आसानी से मिल सके। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो कुशल परिवहन व्यवस्था है वो होना चाहिए कि परिवहन व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उत्पादन करके रख लिया और परिवहन ही नहीं है या परिवहन की लागत ही बहुत ज्यादा आ जा रही है मार्केट तक उसको पहुंचाने में, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहां पे निवेश नहीं करती हैं। वहां पे परिवहन व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा जहाँ पे वो लोग फैक्ट्री स्थापित करते हैं वो बाजार के निकट होना चाहिए, बाजार ही उसके आसपास होना चाहिए ताकि कम से कम कॉस्ट आए उनकी और ज्यादा से ज्यादा वो लाभ कमा सके। और इसके अलावा सरकारी नीतियां, ठीक है, सरकारी नीतियां इस प्रकार से होती हैं कि जैसे मान लेते हैं सरकार कम से कम टैक्स वसूले। अगर सरकार ज्यादा टैक्स वसूलने लगेगी तो जाहिर सी बात है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो कहीं पे निवेश ही नहीं करेंगी, उस पर्टिकुलर देश में निवेश ही नहीं करेंगी, क्योंकि जब वो ज्यादा मात्रा में टैक्स देंगे तो उनको लाभ नहीं होगा और जब लाभ नहीं होगा तो इस प्रकार से वो निवेश करती नहीं है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहीं पे भी जो अपना कार्यालय स्थापित करती हैं तो वहाँ पे इन सब चीजों को वो लोग देखते हैं। जहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सारी चीजें मिल जाती हैं तो वहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं, निवेश करती हैं। अगला जो टॉपिक वो है विश्व भर में उत्पादन को एक साथ जोड़ना। वैसे इस टॉपिक से कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है, हम इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा कि स्टार्टिंग के अंदर क्या था, सारा उत्पादन एक देश की सीमाओं के अंदर हो रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन होता है। अब इससे क्या होने लगा, पूरे विश्व में उत्पादन बढ़ने लगा। ठीक है, न सिर्फ वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है बल्कि अलग अलग देशों में उत्पादन के साथ साथ इनका व्यापार भी प्रारंभ हो गया
और बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो अपना कार्यालय स्थापित करती है, वो इन शर्तों के आधार पर अपना कार्यालय स्थापित करती हैं। इसके अलावा जब क्या होता है, जब ये सारी उनको परिस्थितियां मिल जाती हैं, जब ये सारी जो परिस्थितियां हैं एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को मिल जाती हैं, तो क्या करती है, उसके बाद अपना कार्यालय स्थापित करती हैं उस देश में। और इसके अलावा अब जब अपना कार्यालय स्थापित करती हैं तो क्या करती है, कंपनी जो होती है वो भूमि, मशीन, भवन और अन्य उपकरण पर पैसा खर्च करती है, व्यय करती है, और जो ये व्यय है यही कहलाता है विदेशी निवेश। ठीक है। अब अगर एक जो विदेशी कंपनी है वो देश के अंदर आती है, अपना कार्यालय स्थापित करेगी, तो भूमि भी खरीदेगी, ठीक है, मशीन पर पैसा खर्च करेगी, भवन पर पैसा खर्च करेगी, अन्य उपकरण है उन पर पैसा खर्च करेगी, और जो पैसा खर्च कर रही है यही कहलाती है विदेशी निवेश। ठीक है। तो विदेशी निवेश की डेफिनेशन ये है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जो पैसा निवेश किया जाता है ये विदेशी निवेश कहलाता है। इसके अलावा अगला जो है कि कभी कभी क्या करती हैं, जो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन करती हैं। अब देखिए, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती हैं वो अलग अलग प्रकार से उत्पादन पर अपना कंट्रोल स्थापित करती हैं। जैसे पहला तरीका तो ये हो गया कि वो डायरेक्ट आके अपना कार्यालय स्थापित करती हैं। जब उनको सारी इनकी परिस्थिति अच्छी मतलब ठीक प्रकार से मिल जाती है, तो पहला तरीका तो ये है कि ये आके अपना डायरेक्ट कार्यालय स्थापित करेंगी और यहाँ पे अपना निवेश करेंगी और यहाँ से उत्पादन पर अपना नियंत्रण रखेंगी। ये पहला तरीका है। जो दूसरा तरीका है वो क्या है कि जो ये कंपनियां होती हैं ये क्या करती है, स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन करती हैं, मतलब हाफ ऑफ शेयर के कर लेती हैं और अपना उत्पादन करती हैं। ठीक है, दो मतलब एक स्थानीय कंपनी होगी, बहुराष्ट्रीय कंपनी होगी, दोनों मिलकर काम करेंगे और इस तरीके से अब क्या करेंगे, अपना जो उत्पादन है उसको चालू रखेंगे। तो दूसरा तरीका तो ये है कि इस तरीके से वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन पे कंट्रोल करती हैं कि संयुक्त उत्पादन के रूप में करती हैं। ठीक है, और जब ये संयुक्त उत्पादन होता है तो इससे स्थानीय कंपनियों को दोहरा लाभ होता है। ठीक है, अब ये दोहरा लाभ किस प्रकार से होता है, तो पहला ये है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अतिरिक्त निवेश किया जाता है। अब जो स्थानीय कंपनी है या फिर जो देश की जो स्थानीय कंपनी है, जो छोटी कंपनियां हैं, उसमें क्या करती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त मात्रा में निवेश करती हैं। तो इस प्रकार से बहुराष्ट्रीय स्थानीय कंपनी को फायदा मिलता है कि उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है। और दूसरा होता है कि नवीनतम प्रौद्योगिकी भी मिल जाती है इसी बहाने स्थानीय कंपनियों को। तो इस तरीके से जब संयुक्त उत्पादन होता है तो इसमें स्थानीय कंपनी को ही लाभ होता है और इस प्रकार से लाभ देखने को मिलता है। ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं ये निवेश का सबसे आसान तरीका समझती हैं कि स्थानीय कंपनी को ही खरीद लेना। ठीक है, पहले में वो कार्यालय स्थापित कर रही है, दूसरे में संयुक्त या फिर एक साथ आके काम कर रही है, और तीसरे तरीके में क्या है कि वो स्थानीय कंपनी को ही खरीद लेते हैं और फिर उसका उत्पादन का प्रसार करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दिया है बुक में, एक परक फूड्स है। ठीक है, ये इंडियन कंपनी है। अब इस इंडियन कंपनी को क्या है, एक कारगिल फूड है, ये अमेरिकन कंपनी है। इस कारगिल फूड ने परक फूड को खरीद लिया। और इस तरीके से अब जो परक फूड थी इसकी बहुत सारी जो शाखाएं थी अलग अलग शहरों में थी। अब इस प्रकार से कारगिल जो फूड है इसको खरीद लेती है और अपने नाम से इनके शाखाओं में बेचने लगती है। तो इस तरीके से कारगिल फूड को बहुत ज्यादा लाभ होता है। तो इस तरीके से बहुराष्ट्रीय कंपनी का सबसे आसान तरीका यही समझती है कि स्थानीय कंपनी को ही खरीद लो और उन्हीं के उत्पाद को अपने ब्रांड के नाम से बेचना स्टार्ट कर दो। और जो चौथा तरीका है वो है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वो छोटे उत्पादकों को पहले ऑर्डर देती है कि आप हमारा ये ऑर्डर पूरा करो। इसके अलावा जो छोटे उत्पादक होते हैं उनका उत्पादन करते हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे देते हैं, और जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होते हैं इन्हीं को अपने ब्रांड के नाम से ग्राहकों को बेच देती हैं। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है ये याद रखना, बहुत बार ये पूछ रखा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार से उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं। तो 4 तरीके हैं। ठीक है, चारों तरीकों को हमने देख लिया है। अभी एक और बता देता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि डायरेक्ट क्या करती है, डायरेक्ट ये लोग अपना कार्यालय स्थापित करते हैं, पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि ये संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं, या तीसरा तरीका है कि जो क्या है डायरेक्ट कंपनी को ही पूरा खरीद लेती है, और चौथा तरीका ये है कि वो छोटे छोटे उत्पादकों को ऑर्डर देती हैं और फिर अपना ब्रांड से बेचती हैं। तो 4 तरीके जिनके माध्यम से क्या करते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन पे नियंत्रण रखती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ रखा है, अभी हम फिर देखेंगे। जब मैंने इन सभी क्वेश्चंस की जो स्क्रीनशॉट्स है उनको भी लगा रखा है ताकि आप देख सको किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है विदेशी व्यापार और बाजारों का एकीकरण, कि किस प्रकार से विदेशी व्यापार ने बाजारों का एकीकरण कर दिया। बाजारों का एकीकरण कहने का मतलब ये है कि लगभग अब पूरे विश्व में मार्केट एक समान ही देखने को मिलेगा। चाहे आप किसी भी देश में चल जाओ, सभी प्रोडक्ट एक जैसे ही देखने को मिलेंगे। जैसे इंडिया में जो बिस्किट मान लेते पार्ले जी है,
वो आपके अन्य कंट्री में भी देखने को मिलेंगे। इसे कहते हैं बाजार का एकीकरण, कि अलग अलग देशों में एक ही प्रकार के और एक ही तरीके के वस्तुएं देखने को मिल रही हैं। और ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? तो ये वैश्वीकरण के कारण ही पॉसिबल हो पाया। अब इसमें देखते हैं क्या क्या आता है। देखिए, सामान्यतः व्यापार के खुलने से, जब व्यापार खुलता है, ठीक है, या फिर जब एक देश की सरकार व्यापार के लिए लोगों को स्वतंत्रता देती है, तो इससे बाजारों का, एक बाजार का दूसरे बाजार में वस्तुओं का आवागमन होता है। इसके अलावा बाजार में वस्तुओं का विकल्प बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हम देखें ना, तो 1991 से पहले भारतीय जो बाजार थे, मार्केट थे, उनमें हर वस्तु के जो विकल्प थे वो बहुत ज्यादा नहीं थे। अब जैसे मान लेते बिस्किट है, तो उस समय ऐसा भी, आज तो मतलब 50 तरह की बिस्किट है, एक टाइम था कि बहुत ही कम, जैसे पार्ले जी हो गया या फिर एक दो और ही बस थे, इसके अलावा बहुत ज्यादा इसमें वेराइटीज नहीं थी। लेकिन आज देखोगे इसमें बहुत सारी वेरायटी है, तो इसे कहते हैं वस्तुओं का विकल्प। ठीक है, तो 1991 से पहले हमारे जो अर्थव्यवस्था थी वो बंद अर्थव्यवस्था थी, तो उसमें हमारा मार्केट बहुत ही सीमित था। ठीक है, बहुत ही कम था हमारा मार्केट, और वस्तुओं का बहुत ही ज्यादा विकल्प था नहीं। लेकिन 1991 के बाद हमने अपनी नीति में परिवर्तन किया, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या, ये वस्तु के विकल्प बढ़ता हुआ हमें दिखने लगता है। तो ये कहता है कि जब विदेशी व्यापार बढ़ता है, तो इससे क्या होता है, एक जो वस्तु होती है एक बाजार से दूसरे बाजार में जाती है, और मार्केट के अंदर ये होता है कि जो वस्तु का विकल्प होता है ये बढ़ जाता है। एक ही जो चीज के आपको बहुत सारे विकल्प मिलने लगते हैं, इनकी क्वालिटी भी सुधर जाती है, कीमत भी कम हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा दो बाजारों में एक जैसी वस्तु देखने को मिलती है, और उनकी कीमत भी लगभग समान देखने को मिलती है, और हजारों मील दूर रहकर भी उत्पादक क्या कर सकता है, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अमेरिकन कंपनी जो है वो इंडिया में है, तब अमेरिका और इंडिया के बीच बहुत बड़ी दूरी है। तब ऐसा नहीं है कि अमेरिका के जो क्या है, जो कंपनी है वो यहाँ पे आके अपना सामान बना रही है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है वो लोग अपना कार्यालय इंडिया में स्थापित कर रखे हैं, और यहीं से अपना उत्पादन करके इंडिया में सामान बेचते हैं और प्रॉफिट अपने देश में लेके चले जाते हैं। तो इस प्रकार से इस वैश्वीकरण ने इस प्रकार से मार्केट को एकीकरण कर दिया, मार्केट को एक जैसा बना दिया पूरे विश्व में। इसके अलावा यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से आता है कि जो विदेशी व्यापार है विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक है। किस प्रकार से आप कह सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन आ रखा है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस प्रकार से विदेशी व्यापार ने क्या किया, अलग अलग देशों के बाजार को एक साथ कर दिया है, एक जैसा कर दिया। तो आप ये चीजें लिख सकते हैं इसमें। अगला जो टॉपिक है वैश्वीकरण क्या है। ठीक है, वैसे हमने स्टार्टिंग में चैप्टर को स्टार्ट करते ही हमने देख लिया था। देखिए, वैश्वीकरण का मतलब है विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का परस्पर जुड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। अलग अलग देश जब व्यापार करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उनकी जो अर्थव्यवस्था होती है वो आपस में जुड़ने लगती है, यही कहलाता है वैश्वीकरण। इसको हमने पहले ही देख लिया था। अब हमें पढ़ना है कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये वैश्वीकरण जब सफल हो पाया, ताकि कौन सा ऐसे रीजन है जिनके कारण ये वैश्वीकरण इतना संभव हो पाया, इतने बड़े स्तर पर फैल पाया। तो इसके पीछे कुछ रीजन है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों की व्याख्या करें। तो पहला है प्रौद्योगिकी की तीव्रता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रौद्योगिकी की तीव्रता, कि टेक्नोलॉजी के बढ़ने से क्या होता है, हमें वैश्वीकरण के फैलाव देखने को मिलता है। दूसरा है लोगों का आवागमन, लोग पर्यटक के रूप में घूमने जा रहे हैं, बेहतर रोजगार के लिए, वातावरण के संदर्भ में लोग एक देश छोड़ के दूसरे देश जा रहे हैं, तो इससे लोगों का आवागमन हो रहा है, इससे वैश्वीकरण बढ़ रहा है। इसके अलावा बहुराष्ट्र कंपनियों ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है कि जो बहुराष्ट्र कंपनियां हैं वो एक देश में उत्पादन नहीं करती, वो अलग अलग देशों में जाकर उत्पादन करती हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ कि अब कोई एक जैसे मान लेते ये 3 कंट्री हैं, तब बहुराष्ट्र कंपनी क्या करती है, इस देश में भी अपनी शाखा स्थापित करेगी, इस देश में भी अपनी शाखा स्थापित करेगी, और इस देश में भी अपनी शाखा स्थापित करेंगे। अब जैसे मान लेते वो कार का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग कार का उत्पादन कर रहे हैं, तब ये बहुराष्ट्र कंपनी क्या देखती है कि कहाँ कहाँ से उनको सामान सबसे सस्ता मिलेगा। जैसे मान लेते इस देश में लोहा बहुत सस्ता है, तो यहाँ पे जो इस कार के जो लोहे के पार्ट्स हैं वो इस देश में बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लेते इस देश में रबड़ बहुत सस्ता है, या फिर इनको रबड़ आसानी से मिल जाएगा, तो यहाँ पे जो इसके जो टायर्स वगैरह हैं या फिर और जो पार्ट्स है रबड़ के, वो यहाँ से मंगवा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे उत्पादन करते हैं। और मान लेते हैं यहाँ पे इस देश के अंदर इनको लेबर बहुत अच्छी मिल जा रही है, कम कीमत पे क्या है, बहुत अच्छे कुशल लेबर मिल जा रहे हैं, यहाँ से वर्कर्स को उठा लेगी। तो इस तरीके से बहुराष्ट्रीय कंपनियां अलग अलग देशों में अपनी कार्यालय स्थापित करती हैं, और जहां से उनको जो चीज सस्ता मिलता है वहां से वो चीजों को मंगवा लेते हैं, और एक देश में इसको असेंबल करा लेते हैं, जोड़ लेते हैं, और वहां से पूरे विश्व में इसका
निर्यात करना स्टार्ट कर देती हैं। तो इस तरीके से बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन करती हैं। अब इस तरीके से जब क्या है, मान लेते 3 कंट्री हैं, अब तीनों में क्या है, अलग अलग उत्पादन हो रहा है। तो इस प्रकार से अब जब इसका सामान इस देश में जाएगा, इसका सामान इस देश में आएगा, तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था जुड़ती है और इस तरीके से वैश्वीकरण का फैलाव हो जाता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है वैश्वीकरण को फैलाव करने में। इसके अलावा विदेशी व्यापार, ठीक है, एक देश दूसरे देश से बड़े स्तर पर व्यापार कर रहा है और आज का टाइम तो ऐसा है कि आज को बिना कोई विदेशी व्यापार के कोई देश तटस्थ रह ही नहीं सकता, विदेशी व्यापार करना अनिवार्य है। तो विदेशी व्यापार जितना ज्यादा हो रहा है वैश्वीकरण उतना फैल रहा है, विदेशी निवेश हो रहा है तो वैश्वीकरण फैल रहा है। तो ये वो चीजें हैं, ये वो कारक है जिन्होंने वैश्वीकरण को बहुत बड़े स्तर पर फैलाया है। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आप इसको याद रखना, क्योंकि केवल इस एक टॉपिक को लेकर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछता रहता है कि किस प्रकार से प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण को संभव बनाया है। ठीक है, देखिए मैंने ये क्वेश्चन लिख भी रखा है, ये प्रीवियस में पूछ भी रखा है और अभी हम स्क्रीनशॉट में भी देखेंगे कि सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए कि प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारण है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। इस तरीके का आपको स्टेटमेंट दे देगा और इसकी व्याख्या करने को कहेगा। देखिए आप इसको किस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हो कि जो तीव्र प्रौद्योगिकी उन्नति ने लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्र आपूर्ति को संभव बना दिया है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अगर प्रौद्योगिकी बढ़ता है तो वैश्वीकरण बढ़ता है। आप इस बात को आपको समझाना है। तब होता क्या है कि जब तेजी से जब प्रौद्योगिकी बढ़ती है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, तो लंबी दूरी को भी आसानी से संभव, मतलब लंबी दूरी के व्यापार को आसानी से संभव बनाया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं पानी वाले जहाज से एक देश से दूसरे देश में बड़े स्तर पे क्या है, सामान को निर्यात किया जा सकता है, आयात करवाया जा सकता है कम लागत में। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी हो चुकी है। इसके अलावा वायु मार्ग से हम वस्तुओं का लेन देन कर सकते हैं। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो चुकी है, तो लंबी दूरी तक हम व्यापार कम लागत में और बहुत कुशलता पूर्वक हम कर सकते हैं और इससे वैश्वीकरण बढ़ रहा है क्योंकि 2 देशों के मध्य व्यापार हो रहा है। इसके अलावा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो इंटरनेट है, कंप्यूटर है, इन्होंने क्या किया, इनके माध्यम से हजारों मील दूर रहकर भी व्यापार करना संभव है। अब ऐसा नहीं कि किसी दूसरे देश में जाके डील करोगे तभी वो चीजें पूरी हो पाएंगी। ठीक है, अब हजारों मील दूर रह के भी व्यापार संभव हो सकता है। अब अगर ऐसी सुविधा है तो इस प्रकार से व्यापार और बढ़ेगा और व्यापार और बढ़ेगा तो इस प्रकार से ये देखने को मिलेगा कि वैश्वीकरण भी बढ़ेगा। इसके अलावा क्या है कि आप कम लागत, अब क्या हो रहा है, अब कम लागत में वस्तु का उत्पादन संभव है। अब हर वस्तु का उत्पादन कम लागत में संभव है। फैक्ट्री इतनी बड़े स्तर पे आ चुकी है, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो चुकी है कि कम लागत में क्या ज्यादा से ज्यादा वस्तु का उत्पादन हो रहा है और दूर दूर देशों से व्यापार किया जा रहा है। और प्रौद्योगिकी विस्तार ने पूरे विश्व में पर्यटकों को एक स्थान से दूसरे स्थान आवागमन को आसान बना दिया है। क्या पर्यटक के रूप में लोग घूमने जा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, प्रौद्योगिकी ने क्या है, हर चीज को बहुत आसान कर दिया है, जिसके कारण वैश्वीकरण बड़े तेजी से फैलते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो है विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। ठीक है, अब देखिए इसमें पढ़ने को मिलता है व्यापार अवरोध। व्यापार अवरोध का मतलब होता है आयात पर कर लगाना। ठीक है, अब एक ही देश है, अब इस देश में एक व्यक्ति मान लेते बाहर से कोई सामान मंगाता है बेचने के लिए, किसी भी काम के लिए, तो इसे कहते हैं आयात करवाना। ठीक है, एक देश का व्यक्ति जब बाहर से कोई चीज मंगवाता है तो ये आयात कहलाता है और यही व्यक्ति बाहर किसी दूसरे देश में बेचेगा तो ये निर्यात कहलाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, व्यापार अवरोध का मतलब होता है जब सरकार क्या करती है, आयात पे कर लगा देती है। और आयात पे कर क्यों लगाया जाता है, तो आयात पे कर इसलिए लगाया जाता है ताकि जो घरेलू उत्पादक है उनको संरक्षण दिया जा सके। कि अब मान लेते एक व्यापारी है, वो बाहर से सामान को लाके बेचेगा तो इससे जो घरेलू जो सामान है उसको जनता खरीदेगी नहीं, क्योंकि बाहर से जो सामान आयात होके आ रहा है वो बहुत सस्ता होता है क्योंकि वो फैक्ट्री में बनता है। ठीक है, और वो अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ बनाई जा रही है, इसका सस्ता भी होता है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। मान लेते जो घरेलू जो घर के अंदर जो बन रहा है, जो देश के अंदर जिसका उत्पादन हो रहा है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, वो बहुत महंगा है, तो इस तरह से जनता उसे खरीदेगी नहीं। और इस तरीके से क्या है, हमारे जो देशी जो उत्पादक है, ठीक है, जो हमारे देश के जो उत्पादक हैं उनका क्या है, उनका सामान बिकेगा नहीं और इस तरीके से वो बर्बाद हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, जो देश के हमारे उत्पादक उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया था व्यापार अवरोध को लेकर। स्टार्टिंग में हमने इसी का प्रयोग किया था कि अपनी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल ही बंद कर रखा था।
ठीक है। तो व्यापार अवरोध का मतलब होता है आयात पे कर लगाना, और ये लगाया किस लिए जाता है, ताकि क्या है, घरेलू जो उत्पादक है उनको संरक्षण प्रदान किया जा सके। इसके अलावा सरकार व्यापार अवरोध का प्रयोग करके विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती कर सकती है। अगर सरकार को लगता है कि विदेशी व्यापार को बढ़ाना है तो आयात पे कर कम कर देगी या उसको हटा देगी। अगर सरकार को लगता नहीं, विदेशी व्यापार जो आने वाले जो बाहर से जो सामान है इस पे क्या है, हमें इस पे हमें कटौती करने हैं, तो आयात पे कर बढ़ा देगी। जिससे ये होगा कि जो भी कंपनी होगी, जो व्यापारी होगा जो विदेशों से सामान भारत भेज रहा है, और उस पर ज्यादा टैक्स लगा देंगे तो जाहिर सी बात है अपने आप वो जो व्यापारी होगा वो व्यापार करना कम कर देगा। तो इस तरीके से क्या सरकार अपने हिसाब से इसको कम या ज्यादा करती रहती है व्यापार अवरोध को। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद भारत में विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, और ऐसा इसलिए किया गया था ताकि देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान किया जा सके। क्योंकि जो विदेशी प्रतिस्पर्धा है, कहने का मतलब ये है कि जो विदेशी कंपनी है उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी। ठीक है, जब हम स्वतंत्र हुए थे 1947 में, 1950 के आसपास, ठीक है, तो उस समय क्या है, हमारे भारत के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी नहीं थी। अधिकतर जो काम है वो हाथ से किया जाता था, तो इस तरह से महंगा भी होता था, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती थी। तो वही विदेशों से जो सामान आता था वो फैक्ट्रियों में बना होता था, उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी थी, तो इस प्रकार सस्ता भी अच्छा होता था और क्वालिटी भी ठीक होती थी। तो इसलिए क्या है, अगर हम उसी समय विदेशी व्यापार करना प्रारंभ कर देते तो हमारे जो देश के अंदर जो हथकरघा उद्योग है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाते, लोगों का रोजगार छिन जाता। तो उनको क्या है, अपने देश के उत्पादकों को विदेशी स्पर्धा से बचाने के लिए हमने स्टार्टिंग में इस व्यापार अवरोध का प्रयोग किया था। इसके अलावा सरकार ने क्या किया, 1991 में आर्थिक नीति में परिवर्तन किया और अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। अब उदारीकरण का मतलब है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया ही उदारीकरण है। ठीक है, व्यापार अवरोध का मतलब है आयात पे कर लगा देना। 1991 में हमने अपनी नीतियों में परिवर्तन लाया, वो परिवर्तन ये था कि हमने अवरोधों को और प्रतिबंधों को हटा दिया, और इसी जो ये अवरोध या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं उदारीकरण। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछ रखे हैं इस पे, अभी हम इसमें उसको भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब सरकार ने ऐसा क्यों किया 1991 में, तो सरकार का मानना यह था कि अब जो भारतीय उत्पादक हैं, ठीक है, क्योंकि अब आजादी के लगभग 40-45 साल बीत चुके थे, लगभग 50 साल बीत चुके थे, ठीक है, नहीं 50 साल तो नहीं, लगभग 40 साल बीत चुके थे। तो अब सरकार का मानना ये था कि जो भारतीय उत्पादक है अभी विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है, और क्या होगा, इनसे अब इससे वस्तु की गुणवत्ता में भी सुधार आएगी और जो प्रौद्योगिकी इसमें भी सुधार आएगी। तो इसको लेकर सरकार ने एक अहम निर्णय लिया इस पे। अगला जो टॉपिक है वो है विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसकी बात करें तो क्या है, इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को आसानी से चलाने के लिए इस संगठन को बनाया गया था। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार में नियमों और कानूनों को निर्धारित करता है। इसके अलावा इसमें 160 सदस्य हैं, और जो ये संगठन है ये मुक्त व्यापार की बात करता है। इस संगठन का मानना है कि जो दो देश है उनके मध्य ज्यादा से ज्यादा मुक्त व्यापार होना चाहिए। इस तरीके से ये उन दो देशों के बीच जो क्या हो सकता है, जो अब अगर जो वो व्यापार करेंगे, मुक्त व्यापार करेंगे, तो इससे उनका आर्थिक जो हित होगा वो साधित होगा। ठीक है, आर्थिक रूप से दोनों मजबूत होंगे। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो है भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। वैश्वीकरण का प्रभाव किस प्रकार से देखने को मिलता है, वैसे भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नेगेटिव भी रहा है, पॉजिटिव भी रहा है, लेकिन बुक में मुख्यतः पॉजिटिव है, तो हमें उसी को लेकर चलना है। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछ लेता है कि वैश्वीकरण का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें देखोगे तो आप क्या ये देखने को मिलता है कि शहरी जो क्षेत्रों में जो धनी वर्ग है इसको ज्यादा लाभ हुआ इससे। ठीक है, और बाजार में वस्तु का विकल्प बढ़ गया और कम कीमत वाली और अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं उपलब्ध होने लगी। तो ये तो रहा लोगों के जीवन में प्रभाव। अब हमें पढ़ना है अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा है वैश्वीकरण का। तो अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें क्या है, बाजार का विस्तार हुआ है। ठीक है, मैंने बताया था 1991 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर जो मार्केट था वो बहुत सीमित था। ठीक है, हर चीज का विकल्प बहुत ही कम था, और लेकिन 1991 के बाद जब हमने प्रतिबंधों को हटा दिया तो विदेशी कंपनी भी भारत के अंदर आई व्यापार करने। तो इस तरीके से विकल्प बढ़ने लगा, मार्केट का विस्तार हुआ, हर चीज के 2-2, 3-3, 4-4 विकल्प दिखने को मिलने लगे। इसके अलावा वस्तु की गुणवत्ता में भी सुधार आई, विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई। अब जब विदेशी कंपनी भारत में आएगी तो फैक्ट्री लगाएगी, तो इस तरीके से भारत में विदेशी निवेश भी बढ़ने लगा, इससे लोगों को रोजगार मिलने लगा। नवीनतम प्रौद्योगिकी का आवागमन हुआ, नई नई टेक्नोलॉजी भारत में देखने को मिलती है। इसके अलावा जो कई भारतीय कंपनियां हैं इनको भी सहायता मिला कि वो भी बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभरने लगी।
ठीक है, जैसे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, ये भारतीय की कंपनियां हैं, ये विदेशों में जाकर अपनी शाखा स्थापित करने लगे। तो ये बहुत वैश्वीकरण का ये कुछ प्रभाव देखने को मिलता है भारत की अर्थव्यवस्था पर। इसके अलावा जो लास्ट और जो अगला टॉपिक वो है न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। न्याय संगत वैश्वीकरण मतलब होता है कि देखिए वर्तमान में जो वैश्वीकरण का जो फायदा है वो केवल शहरों में रहने वाले अमीर वर्ग को ही मिल रहा है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र और जो गरीब वर्ग है इसका लाभ नहीं उठा पा रहा है। तो इसलिए बात कही जा रही है न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। तो अब इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार से वैश्वीकरण को और अधिक न्याय संगत बनाया जा सकता है। तो इसके कुछ तरीके हैं, जैसे श्रमिक कानूनों का उचित प्रबंध। कहने का मतलब ये है जो विदेशी कंपनी आ रही है वो लोगों को रोजगार तो दे रही है लेकिन उनसे बहुत ज्यादा काम करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा वेतन बहुत कम दिया जा रहा है। तो इस तरीके कहीं ना ये तभी पॉसिबल हो पा रहा है जब श्रमिक कानून हमारे देश में अच्छे प्रकार से लागू नहीं हो पा रहे। तो श्रमिक कानूनों का उचित प्रकार से प्रबंधन होना चाहिए। छोटे उत्पादकों को संरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि जो छोटे उत्पादक है उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो विदेशी कंपनियों का के साथ कंपटीशन कर पाए। तो इस तरीके से जो छोटे उत्पादक है इनको संरक्षण मिलना ही चाहिए और जरूरत पड़ने पर सरकार क्या करे, व्यापार अवरोधों को प्रयोग करे और ग्रामीण क्षेत्रों तक बहुराष्ट्रीय कंपनी की भी पहुंच होनी चाहिए। तो इस तरीके से क्या है न्याय संगत वैश्वीकरण की बात की जा सकती है। तो अब ये हो गया चैप्टर खत्म। अब हम इसके जो लास्ट ईयर और उससे पहले जो क्वेश्चन आ रखे हैं हम उनको अब कर लेते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कि ये 5 नंबर में आ रखा है, ठीक है, 2 क्वेश्चन इसमें, हम दोनों में से करना था। जैसे कि प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया उत्प्रेरित किया। ठीक है, जो हमने किया था ना कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक में हमने पहला प्रौद्योगिकी पढ़ा था। मैंने कहा था ना कि इस पे जो क्वेश्चन है वो आ रखे हैं, तो इस प्रकार से आप याद रखना है। इसके अलावा अगला, और मैंने इसका आंसर लिखवा भी रखा है, ऊपर करवा दिया है, आप उसे देख लेना एक और विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश जो 2 चीजें हैं, एक विदेशी व्यापार है और एक विदेशी निवेश है। ठीक है, अब जो ये नीतियां हैं इसमें उन्हें क्या किया, उदारीकरण और वैश्वीकरण के पहलू हैं, इस कथन की व्याख्या करनी है कि अब ये भी यही इनडायरेक्ट रूप से ये कह रहा है कि किस प्रकार से विदेशी व्यापार ने और विदेशी निवेश ने क्या उदारीकरण को, नीति उदारीकरण और वैश्वीकरण के पहलू है, मतलब इसी इनके कारण ही उदारीकरण हुआ है और इनके कारण ही वैश्वीकरण देखने को मिलता है, इनकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो उदारीकरण का मतलब ये था कि जो प्रतिबंध इनको हटाना। तो अब विदेशी व्यापार तभी संभव हो पाएगा जब एक देश की अर्थव्यवस्था खुली होगी। जैसे भारत है, 1991 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था थी, यहाँ पे बहुत सारे प्रतिबंध थे, तो भारत में उदारीकरण नहीं था। 1991 के बाद हमने उदारीकरण को अपनाया। अब उदारीकरण को अपना दिया, इसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था खुल गई। अब विदेशों से व्यापार हो सकता है, विदेशी कंपनियां भारत में आ सकती हैं, भारत कंपनियां विदेशों में जा सकती हैं। तो विदेशी व्यापार हो रहा है, इस प्रकार से इसका पहलू देखने को मिलता है। ठीक है, अब विदेशी कंपनियां आ रही हैं तो अपना कार्यालय स्थापित करेंगी या भूमि खरीदेंगी, इसके लिए मशीनों पर व्यय करेंगी। तो जो ये निवेश कर रही है यही तो है विदेशी निवेश। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है कि कि जो विदेशी व्यापार है और विदेशी निवेश है ये उदारीकरण का ही एक पहलू है। अब देश के अंदर जब उदारीकरण आ गया है, तो जब उदारीकरण आ गया है, विदेशी कंपनियां भारत में आ रही है, भारतीय कंपनियां विदेशों में जा रही हैं, तो ये वैश्वीकरण तो अपने आप वैश्वीकरण का फैलाव होने लगा। तो इस प्रकार से आप इस आंसर को लिख सकते हो। ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन आ रखा था। अगला जो है 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ रखा है कि वैश्वीकरण के निम्नलिखित पहलुओं को उनके विवरण के साथ मिलाइए और सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, जैसे इस प्रकार से ये ऑप्शन दे रखा है, 1 नंबर में इस तरह प्रकार का क्वेश्चन आ रखा है, जिससे प्रौद्योगिकी उन्नत है। अब इसका क्या होगा, व्यापार पर प्रतिबंध का हटाने से तो नहीं होगा। ये कई देशों में कार्यरत कंपनियां, विचारों मूल्यांकन का आदान प्रदान, उत्पादन और संचार का नवाचार। अच्छा ठीक है, अभी और देखते हैं इसको। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है उनका विचारों और मूल्य से तो कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, प्रतिबंध का हटना, कई देशों में कार्यरत कंपनियां, हमने बहुराष्ट्रीय कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी है ना, ये कई सारे देशों में अपनी शाखाएं स्थापित करती है। ठीक है, और उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। तो 4 का होगा बी। अब आप इस तरीके से अगर आपको एक भी पता है तो आप इसका आंसर कर दोगे, जैसे 4 का है बी। ठीक है, अब इसमें देखो 4 का है, 4 में बी किस पे है, तो बी इस पे है, तो इसका हो जाएगा आंसर बी। 4 पे देखोगे तो बी है, तो बी इसका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से अगर आपको एक भी पता है तो इस तरीके से आप ऑप्शन को छाट सकते हैं, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अब 1 का होगा सी, प्रौद्योगिकी उन्नत है, तो इसका होगा कि उत्पादन, सूचना और संचार में नवाचार। दूसरा बी का है डी, व्यापारिक उदारीकरण। तो कब उदारीकरण कब होता है, जब प्रतिबंध हटता है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हो। अगला 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ रखा है,
देखो ये नहीं है, ये नहीं है। आप 27वां क्वेश्चन देखो कि सूचना प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण से किस प्रकार से जुड़ी हुई है, वही टेक्नोलॉजी वाला है। तो आप इसको लिख सकते हो, ये 3 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा एक क्वेश्चन 1 नंबर में आ रखा है कि सरकार ने 1991 में व्यापार नियमों को उदार क्यों बनाया। व्यापार के नियमों को उदार सरकार ने क्यों बनाया। तो देखिए ऑप्शन क्या है कि सरकार विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा बाजारों में बनाना रखना चाहती थी, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा अभी तक। इसके अलावा सरकार पश्चिमी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहती थी, ये भी हमने नहीं पढ़ा है। सरकार चाहती थी कि भारतीय उत्पादक विश्व के बाजार में प्रतिस्पर्धा करे, हाँ ये हमने पढ़ा है। तो सरकार चाहती थी कंपटीशन करे, जो भारतीय उत्पादक ये भी कंपटीशन करे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो आप देख सकते हो किस तरीके से अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट पूरा एक बार आप देख लोगे तो आपके जितने भी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है आप उनको बना पाओगे। इस प्रकार से जो अगला क्वेश्चन है वो है राजनीति, ये तो संबंधित नहीं है। लोकतंत्र राजनीति ये भी से संबंधित नहीं है। हाल ही के वर्षों में, हाँ देखो ये क्वेश्चन है कि हाल ही के वर्षों में बाजार पूर्णतः किस प्रकार से परिवर्तित हो गए हैं, ये 5 नंबर में आ रखा है। हमने पढ़ा था ना विदेशी व्यापार और बाजार का एकीकरण, तो आप देखोगे कि किस तरीके से जब विदेशी व्यापार होता है तो वस्तुओं का आवागमन एक मार्केट से दूसरे मार्केट में होता है। अब वस्तुओं का आवागमन हो रहा है तो विकल्प बढ़ रही हैं, मार्केट का विस्तार हो रहा है, सामान एक जैसे देखने को मिलता है, इसके अलावा कंपटीशन बढ़ जाता है, गुणवत्ता सुधर जाती है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हो। अगला है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने किस प्रकार से देश के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ती है। ठीक है, किस प्रकार से एक दूसरे को जोड़ती है, तो हमने जो 4 जो चीजें पढ़ रखा था कि पहला तो यह कि उसका उस देश में आके निवेश करती हैं, दूसरा था कि संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं, तीसरा था कि वो पूरी तरीके से उस कंपनी को खरीद लेती हैं, चौथा था कि ऑर्डर देती है और फिर ऑर्डर पूरा हो जाता है तो अपने ही नाम से बेचने लगती हैं। तो इस प्रकार से क्या है अलग अलग देशों के उत्पादन को जोड़ती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, तो 5 नंबर में क्वेश्चन आ रखा था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कृषि, ये तो इससे संबंधित नहीं है। हाँ एक और क्वेश्चन आ गया कि 1991 में लागू की गई व्यापार नीति ने भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार से उत्प्रेरित किया। अब 1991 में हमने क्या किया, उदारीकरण की नीति अपनाई थी। उदारीकरण में क्या कहता, हमने सारे प्रतिबंध हटा दिए थे। अब विदेशी व्यापार बढ़ने लगा, विदेशी निवेश बढ़ने लगा, प्रौद्योगिकी का लेन देन होने लगा, पर्यटक का लोगों का आगमन होने लगा। इस तरीके से औद्योगिकरण इस तरीके से वैश्वीकरण को बढ़ता हुआ हमने देखा। ठीक है, और ये सब तो इससे संबंधित नहीं है। अगला जो है वो है ये वाला क्वेश्चन नंबर 27 जो ये लिखा है 2025। ये कहने का मतलब ये है कि ये 2024 में जो बच्चे कंपार्टमेंट आ गए थे तो 2025 में कंपार्टमेंट का पेपर होता, उसमें ये क्वेश्चन पूछ रखा था कि 1920 के दशक में अपनाई गई उदारीकरण की नीति ने 1990 के दशक में अपनाई गई उदारीकरण की नीति ने किस प्रकार से वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। ठीक है, वापस से वही रिपीटेड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे भी हमें पढ़ना है कि इस 1990 के दशक में उदारीकरण ने किस प्रकार से वैश्वीकरण को बढ़ाया। और यहाँ पे इन्होंने बस पूछ रखा है कि 1991 में जो कानून लागू हुआ, 1991 में जो व्यापार नीति लागू, उसने वैश्वीकरण को किस प्रकार से बढ़ावा दिया। दोनों ही एक ही, बस हल्का सा इसमें लैंग्वेज का डिफरेंस है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो है कि भारत में 1990 के दशक में शुरू की उदारीकरण की प्रक्रिया ने किस प्रकार से वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो इस प्रकार से है, कथन 1 कथन 2 है। अब देखिए इसका करने का मतलब सही तरीका क्या होता है। इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि हमें ये पढ़ना पड़ता है और ये देखना पड़ता है क्या ये ठीक बात है नहीं है। फिर दूसरा हमें ये पढ़ना पड़ता है कि क्या ये वाली बात जो कही जा रही है वो ठीक है नहीं है। और फिर ये देखा जाता है कि जो दूसरा है ये व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा, और किस चीज की व्याख्या, तो इसकी व्याख्या। मतलब अगर ये है और ये हो रहा है तो इसके कारण ही हो रहा है। अगर ये 3 चीजें हैं इस हिसाब से आप इसका आंसर करोगे। जैसे पहला पढ़ना है, देखो पहला लिखा हुआ है कि प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया को उसको बहुत तेजी से बढ़ा दिया। ये बात हमने पढ़ा, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव बना दिया। ठीक है, कि लंबी दूरी का व्यापार आसानी से हो रहा है और कम लागत में हो रहा है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो पहले तो आप ऑप्शन इस प्रकार से देखो कि इसमें लिखा है कि कथन 1 गलत है तो आप ये गलत कर सकते हैं। इसमें लिखा कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है तो आप इसको गलत कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कथन 1 और दोनों सही है, ये दोनों सही है। अब सिर्फ 50-50 आप कोई भी इसमें आंसर लगा सकते हो अगर आपको पता नहीं है तो कि अब ये इसकी व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा। अब हमें देखना है कि जो दूसरा वाला है क्या ये व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है इस पहले वाले की। तो पहले वाले कह रहा है कि प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति ने वैश्वीकरण को बढ़ाया, और दूसरा कर रहा है कि अब जो ये
प्रौद्योगिकी बढ़ रहा है तो इसने लंबी दूरियों को कम कर दिया है। इसी की वजह से क्या हो रहा है, जो लागत है वो कम हो रहा है, ठीक है, और आसानी से व्यापार हो जा रहा है। तो ये दूसरा तभी संभव हो पा रहा है क्योंकि ये इसकी व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, कि एक ए और दो दोनों सही है और जो दो है वो ए की व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर करना होता है। अगला है ये संदर्भ में साझेदारी मिट्टी मृदा, हाँ ये रहा। 1947 से 91 के मध्य भारत ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश को सीमित क्यों किया था? ताकि हम क्या कर सके, अपने जो देश के जो उत्पादक उनको संरक्षण प्रदान कर सके, क्योंकि वो हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ताकि हम क्या कर सके, विदेशी व्यापार विदेशी कंपनियां उनके साथ हम कंपटीशन कर सके, ये रीजन था। अगला है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रेरित करने के संबंध में कथनों को पढ़े और उनके विकल्प का चयन करें, ठीक है। अगला है जैसे सरकार, देखो इसमें पढ़ना है वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने प्रेरित करने के संबंध में, अच्छा वैश्वीकरण की प्रक्रिया को पढ़ना है, ठीक है। देखिए सरकार व्यापार अवरोधों को कम करती है, पहला नहीं, अगर जी आपको वैश्वीकरण इसमें लिखा है कि अगर आपको वैश्वीकरण को बढ़ाना है, उत्प्रेरित करना है, तो आप अवरोधों को कम करोगे, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। सरकार उत्पादकों में प्रतिस्पर्धा को कम करेगी, सरकार जो उत्पादकों में प्रतिस्पर्धा को कम करेगी, नहीं ये नहीं हो सकता। सरकार आयात एवं निर्यात को कम करेगी, नहीं ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। सरकार विदेशी निवेश से प्रतिबंध हटा देगी, सरकार विदेशी, हाँ ये करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो कि ये वाला तो ऑप्शन 4 होगा ही होगा और 1 होगा ही होगा, ठीक है। अगर आपको 1 और 4 पता है कि 1 और 4 है तो इसमें 4 नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें 1 भी है 4 भी ठीक है, इसमें 1 नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें 1 और 4 दोनों है, ठीक है। अब इसमें से देखिए कि इसमें लिखा है सरकार आयात एवं निर्यात को कम करती है, नहीं अगर आयात निर्यात को कम करोगे तो इससे क्या होता है, वैश्वीकरण फैलेगा नहीं, ठीक है। तो 3 तो बिल्कुल ही गलत है, इसमें 3 है तो ये भी गलत हो जाएगा, इसमें 3 नहीं है तो इस प्रकार से ठीक हो जाएगा। तो अब अगर ये इस पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आपको नहीं पता और 1-2 भी पता है तो आप ऑप्शन से छाट सकते हो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा कौन सा ऑप्शन गलत होगा। तो इसका आंसर होगा डी, 1, 2 और 3 ही, 1, 2, 4 ही ठीक है, 3 गलत है, ठीक है। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी वापस आ गया, इसने वैश्वीकरण किस प्रकार से बढ़ावा दिया, ठीक है, इसको आप कर सकते हो। एक और आगे कथन 1 और कथन 2 वाला, ठीक है। हमें ये पढ़ना होता है और ये पहला और फिर देखना होता है ठीक है नहीं है, फिर ये पढ़ना होता है देखना होता है ठीक है नहीं है, और फिर ये देखना होता है क्या जो दूसरा वाला है इसकी व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा। तो देखते हैं इसका। वर्तमान समय में कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्रुत गति को से परिवर्तित हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक ईमेल भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में ये कॉल वगैरह कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और ये तभी संभव हो पाए क्योंकि जब क्या हो, जब ये सारी चीजें आ रही हैं तो ये तो इसका आंसर होगा ये सी, कि 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन ये वाक्य सॉरी ये भी नहीं होगा इसका आंसर होगा डी, दोनों सही है और 2 एक की व्याख्या करता है। इस प्रकार से अगला जो है, और इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, मैंने कुछ ही क्वेश्चन इसमें ले रखे हैं बस, ठीक है। एक और आ गया कि देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण की ही वैश्वीकरण है, ठीक है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ रखा है कि देशों के बीच परस्पर संबंध स्थापित हो रहा है और एकीकरण हो रहा है और इसी चीज को हम वैश्वीकरण कहते हैं, इसकी व्याख्या करनी उदाहरण से बताना है। तो आप कह सकते हैं बिल्कुल ठीक है ये बात, ठीक है, क्योंकि अगर व्यापार हो रहा है परस्पर संबंध स्थापित हो रहा है तो वैश्वीकरण बढ़ावा मिल रहा है। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख सकते हो किस तरीके से व्यापार को लेकर। इसके अलावा महात्मा गांधी तो इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही था, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, बस मैंने क्या है बहुत ही कम क्वेश्चंस को इसमें भी ले रखा है। तो इस तरीके से आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, और अगर आपने शुरू से एंड तक वीडियो देखा होगा तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, फिर ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपको ना समझ आए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस तरीके से मैंने इस चैनल पे धीरे धीरे सारे जो चैप्टर्स हैं इनको मैं कवर करा के डालते जा रहा हूँ। आप कम टाइम में ज्यादा रिविजन भी कर पाओगे, प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप ये भी देख पाओगे। तो इस तरीके से आप इस चैनल को फॉलो जरूर कर लेना।